skill idea, an idea toward success. ध्यान समझें, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? तो संसाधन के बारे में। किसके बारे में? संसाधन के बारे में। तो संसाधन कहाँ पढ़ना है हम लोगों को? संसाधन के बारे में पढ़ना है, भारत में संसाधन और उसके उपयोग, कि भारत में हम कौन कौन सी वस्तुओं को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग किस रूप में करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रहे कि संसाधन के बारे में, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन होते क्या है। तब उपयोग में लाई गई वे सभी वस्तुएं को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। वे वस्तुएं जो कहाँ क्या किया जाता है? उपयोग में लाई जाती है, वे सब वस्तुएं क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा संसाधन के क्या एग्जाम्पल क्या होंगे। तो संसाधन भूमि, मृदा, जल, खनिज, वनस्पति, वन जीव और जलीय जीव, ये सभी क्या है? संसाधन है। क्या मनुष्य एक संसाधन है? तो जी, मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, अब देखिए संसाधन के बारे में एक व्यक्ति हैं जो भूगोल के अच्छे जानकार हैं, जिनका नाम क्या है? जिमरमैन। क्या नाम है? जिमरमैन। जिमरमैन बोलते हैं और कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं या बनाए जाते हैं। है कि नहीं? संसाधन होते नहीं, बनते हैं या बनाए जाते हैं। मान लीजिए एक लकड़ी है, जब तक उसका स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर पाएंगे तब तक क्या वो बेंच बन पाएंगे? ये भी तो संसाधन ही है कि नहीं? तो ये सब चीजें, संसाधन के बारे में जिमरमैन क्या बोलते हैं? संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं या बनते हैं। ये कोट पूछ जाएगा आप लोगों को एग्जाम में कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, ये किसका कोट है? तो किसका है? जिमरमैन का है। कोई दिक्कत? आप ध्यान समझिएगा कि क्या मनुष्य एक संसाधन है? जी, मनुष्य भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तब मनुष्य क्या करता है? तब मनुष्य पर्यावरण से वस्तुओं को लेता है। कहां से लेता है? पर्यावरण से। जो हमारे आसपास चीजें दिखाई दे रही है वो सब पर्यावरण के ही क्या अंतर्गत में आते हैं। तब मनुष्य क्या करता है? पर्यावरण से वस्तुओं को लेता है। ठीक है, उसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी उसमें तकनीकी उपयोग के कारण उसमें दिमाग लगाता है और उसे किस रूप में तैयार करता है? संसाधन के रूप में तैयार करता है। उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, है कि नहीं? उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती है। क्यों? कि संसाधन का हम लोग उपयोग अच्छे से कर पाए, इसलिए बहुत सारे। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या मनुष्य एक संसाधन है? तो क्या? यस, तो मनुष्य क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। संसाधन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? संसाधन का वर्गीकरण। तो ध्यान से समझिएगा कि संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार में किया गया है। कितने प्रकार में किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर। अब ध्यान से समझिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? जैव और अजैव। जैव और अजैव। ठीक है, ये सब चीजें आगे बताना है, आप लोगों को समझाएंगे। एग्जाम्पल के बारे में सोचिए नहीं अभी। उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? स्वामित्व के आने का मतलब जिसपे किसका? तो व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो। सामुदायिक, किसी समुदाय का अधिकार हो। राष्ट्रीय, जिसपे किसका अधिकार हो? किसी देश का अधिकार हो। अंतरराष्ट्रीय, जिसपे क्या? इसका, जिसपे अंतरराष्ट्र का क्या हो? अंतरराष्ट्रीय एक संस्था के द्वारा इस पे क्या किया जाता है? अधिकार किया जाता है। इसके बारे में समझना है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा विकास। विकास के बारे में, विकास, ठीक है, वर्गीकरण का चौथा रूप देखना है विकास, यानी संभाव्य रूप। कैसा रूप देखेंगे? संभाव्य रूप देखना है, और सामुदायिक रूप देखना है, और भंडार और संचित। ध्यान समझिएगा, संभाव्य कहने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा समझा देते हैं कि संभाव कहने का मतलब ऐसी चीज जो आपके पर्यावरण में उपस्थित है पर मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो कैसे हो गई? संभाव्य हो गई। कोई दिक्कत? हमने संभावना व्यक्त करना है,
कि वो उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, पर मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। सामुदायिक, ठीक है, भंडारण यानी किसी चीज का भंडारण है पर उसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पा रहा। आगे इसके बारे में समझना है, संचित के बारे में। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान समझना है आगे। अब ध्यान समझिए, पहला हम लोग पढ़ रहे थे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। कौन कौन से? जैव और अजैव। जैव और अजैव। अब देखिए, जहां जैव और अजैव दोनों के बारे में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं जीव मंडल के बारे में, ठीक है। जहां पे हम जैव और अजैव दोनों घटकों के बारे में जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैव मंडल। अब देखिए, जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। इनमें जीवन या सजीवों का लक्षण मौजूद होता है। जो जैव मंडल है इसमें किसका लक्षण प्राप्त होता है? सजीवों का। जैसे मनुष्य या मानव समुदाय, इसमें मनुष्य क्या है? सजीव है कि नहीं है? तो मनुष्य क्या है? सजीव है। इसलिए इसमें किसके बारे में पढ़ना होता है? सजीवों के बारे में। यानी क्वेश्चन पूछ दिया कि जैव संसाधन में किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो सजीवों के बारे में, ठीक है। वनस्पति, हम जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या है? सजीव होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। वन्य जीव, वन्य जीव कहने का मतलब क्या हुआ? जो वनों में रहने वाले जीव हैं वो वन्य जीव। क्या वो सजीव नहीं होते हैं? होते हैं सर, हाँ। पशुधन यानी जितने भी पशु होते हैं वो क्या सजीव नहीं होते हैं? होते हैं। मत्स्य जीवन यानी जलीय जीव के बारे में जाना है। जलीय जीव जो जल में क्या रहती है, क्या वो सजीव नहीं होती हैं? होती है। तो आपसे इससे क्या निष्कर्ष आपको मिलता है कि हाँ, जैव के बारे में क्या मिलता है? जो वर्गीकरण का पहला रूप है जैव। तो जैव के बारे में जिसमें हम किसके बारे में जानते हैं? सजीवों के, जिसके अंदर हम लोग सजीवों का लक्षण मिलता हो, जैसे मनुष्य, वनस्पति, वन जीव, मत्स्य जीवन। कोई दिक्कत? यानी हम इसमें उत्पत्ति के आधार पर पहला रूप क्या हुए? पढ़ लिए, समझ लिए। अब ध्यान समझिएगा, ये तो सजीवों के बारे में पता चल गया। अब मान लीजिए कि आप ही सोचिए कि अगर अजैव के बारे में समझना हो तो क्या समझेंगे? जहां पे कौन सी चीजें आएंगी? तो जो निर्जीव वस्तुएं होंगी उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? अजैव कहलाएगा। यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? अजैव कहलाएगा। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? किसके बारे में? तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में। कोई दिक्कत? अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुओं के समूह से बने होते हैं। किसके समूह से बने होते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह से बने होते हैं। इनमें जीवन के लक्षण नहीं होते। क्या इनमें जीवन के लक्षण होंगे? आप लोगों को पता है केवल जीवन के लक्षण केवल सजीव जीवों में पाए जाते हैं। क्या इसमें पाए जाते हैं? तो नहीं। ध्यान सुनिए, लेकिन इसमें मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नहीं? मानव जीवन को, अगर आप मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाना है तो क्या इसका उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना? तो होगा ही। जैसे इसका क्या क्या उदाहरण है? चट्टान। चट्टान से आप लोगों को पता है कि पेट्रोल, डीजल ये सब प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। धातुएं जैसे लोहा, तांबा, सोना, ये सब धातुएं, इसके बिना क्या मनुष्य रह पाता है? नहीं। खनिज में कोयला, कोयला चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग को तेल चाहिए कि नहीं चाहिए? यूरेनियम चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब चीजें, तो क्या ये सब निर्जीव है कि नहीं? निर्जीव है। यानी आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि हम लोग कि अजैव के बारे में, कि इसमें किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं? निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? अजैव कहलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आप ध्यान समझिएगा, ये हम लोग अभी पढ़े उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? तो जैव और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जिसमें जीवन जीने के लिए सजीवों का क्या मिलता है? लक्षण मिलता है। वो सब क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या निर्जीव वस्तुओं को छोड़कर हम जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप ध्यान समझिएगा। आप हमने इसके पहले हमने पढ़ा था किसके आधार पर? इसके पहले कौन पढ़ा था हमने? उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? आप समझते हैं हम लोग उपयोगिता के आधार पर किसका? संसाधन
के प्रकार। तो संसाधन के कितने प्रकार हम बता दिए आप लोगों को? तो 2 प्रकार। कौन कौन से? तो एक बताए थे आप लोगों को नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। ध्यान समझिएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन। किसके बारे में पढ़ेंगे? नवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो नवीकरणीय संसाधन कहते किसे हैं? तो वे संसाधन जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ध्यान से समझिएगा। वैसे संसाधन जिसमें हम भौतिक प्रक्रिया द्वारा या रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया द्वारा या तो यांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। यानी सिंपल शब्दों में आप समझिएगा, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? तो नवीकरणीय संसाधन। हाँ, जैसे सौर ऊर्जा क्या कभी समाप्त होगा? क्या सोलर? नहीं। पवन ऊर्जा? नहीं। जल संसाधन? नहीं, कभी नहीं। वन्य जीव, ठीक है, ये कभी नहीं समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, पर हम इसका दोहन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आगे समझते हैं। यानी आप सिंपल नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसमें हम भौतिक परिवर्तन कर सके या उसमें रासायनिक परिवर्तन करके या उसमें यांत्रिक परिवर्तन करके उसमें क्या कर सकते हैं? पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे कौन सा संसाधन बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत? आप ध्यान समझते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के बताएं, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बात करेंगे। ध्यान समझिएगा। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा कि यह एक बहुत लंबे भूवैज्ञानिक समय अंतराल में बनते हैं। इनके विकास में जटिल प्रक्रिया शामिल होती है। यानी आपको बोल सकते हैं कि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और इन्हें क्या नहीं किया सकता है? इन्हें, यानी इनको बनने में क्या, सिंपल वर्ड में जाने कि इन्हें बनने में बहुत लंबे अवधि लग जाते हैं, बहुत लंबे समय लग जाते हैं। इसलिए इनको कौन सा संसाधन कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप ध्यान समझिएगा। अनवीकरणीय संसाधन के भी 2 रूप देखने को मिलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के कितने रूप देखने को मिलते हैं? 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक पुनः चक्रीय। कैसे चक्रीय? पुनः चक्रीय। दूसरा अचक्रीय। पुनः चक्रीय जैसे में होते हैं, जैसे धातु है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम को रिसाइकलिंग किया जा सकता है। रिसाइकलिंग कहने का मतलब हुआ फिर से उसको क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, अचक्रीय संसाधन का मतलब क्या हो जाएगा? जिसे हम एक बार अगर वो समाप्त हो जाएगा फिर उस दूसरी बार उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो क्या होंगे? अचक्रीय होंगे। ध्यान से समझना है कि उपयोगिता के आधार पर हम अनवीकरणीय संसाधन पढ़ रहे हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में क्या होगा? वैसे संसाधन जिनका हम फिर से क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उपयोग में ला सकते हैं, उसे पुनः चक्रीय संसाधन कहेंगे। और अचक्रीय संसाधन किसे कहेंगे? जिसे हम अगर एक बार वो समाप्त हो जाए तो फिर हम दूसरी बार उसका क्या नहीं कर सकते हैं? उपयोग नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? जैसे पुनः चक्रीय में धातु, लोहा, मान लीजिए कोई धातु गल गया, जैसे लोहा है, धातु गल गया, फिर हम उसका रिसाइकलिंग करके फिर से उसका उपयोग कर पाते हैं? कर नहीं पाते हैं। जैसे सोना हो गया, देखिए कोई सोने की वस्तु को पहनते, उसमें अगर कालापन या पीलापन आ जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या, या हरापन आ जा रहा है, तो उसको क्या किया जाता है? फिर हम उसको ले जाते हैं, फिर उसको बनवाते हैं, तो क्या उसका नया रूप आता है कि नहीं? यानी उसको पुनः चक्रण की प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर से प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या अचक्रीय में ऐसा होता है? तो नहीं। तो कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम संसाधनों के प्रकार में ये तीसरा पढ़ रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं।
ठीक है, अब ध्यान समझिएगा कौन कौन से, तो व्यक्तिगत संसाधन, क्या है, कौन सा संसाधन, पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अभी इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। किसके संसाधन के बारे में, व्यक्तिगत संसाधन। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत संसाधन आप सोच भी सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधीन हो, अधिकार हो, यही ना हो सकता है, उसमें किसका अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होते हैं। किसका स्वामित्व में होते हैं, निजी, यानी आपका हमारा एक अलग अलग होगा चीजें, वस्तुएं, क्या उस पर, जो मेरी वस्तु है क्या उस पर आपका अधिकार हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या आपकी वस्तु पर मेरा अधिकार हो सकता है, नहीं, क्योंकि आपका उस वस्तु के प्रति निजी चीजें हैं, वो आपकी क्या है, निजी वस्तुएं हैं। यानी व्यक्तिगत संसाधन में वे व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होते हैं। आया समझ में, यानी उस पर उस व्यक्ति का प्रभाव होता है, वो उसका क्या करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बदले में मालिक अक्सर सरकार को कर या लगान देता है। अब ध्यान से समझना है कि आपकी जो भूमि है, क्या है, भूमि यानी खेत, आपकी जो है जमीन है, आप देखते हैं कि उसका रसीद कटता है। क्या करता है, रसीद करता है। तो रसीद में हम तो सरकार को टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं। कोई आपका घर बन रहा है तभी आप लोग क्या देते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये भूखंड हो जाएंगे, घर या आवास हो जाएगा, चाहे निजी संपत्ति। मान लीजिए आप कोई संपत्ति खरीदे, मान लीजिए आपने कार खरीदा, तो क्या हम उस कार का उपयोग हम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है आपकी निजी संपत्ति है, इसलिए उसका उपयोग आप ही कर सकते हैं। हाँ, अगर दोस्ती आ रही है तो आप दे सकते हैं, यही हो सकता है, पर उसका अधिकार किसका होगा, उस व्यक्ति का होगा जो उसका खरीदार है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझिएगा, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सामुदायिक संसाधन। किसके बारे में, सामुदायिक संसाधन के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा सामुदायिक संसाधन के बारे में। ठीक है, कि इसमें क्या है, एक समुदाय का क्या हो, अधिकार हो। सामुदायिक संसाधन में क्या होता है, किसी एक समुदाय का क्या हो, उस पर अधिकार हो। फॉर एग्जाम्पल मंदिर, क्या, मंदिर में कौन जाते हैं, जो एक कम्युनिटी के लोग हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं, मंदिर। तो मंदिर में इनका क्या है, सामुदायिक अधिकार है। यानी ये मंदिर में कौन जाते हैं, तो एक कम्युनिटी के लोग जाते हैं। मस्जिद में एक कम्युनिटी के लोग जाते हैं। ठीक है, शमशान जानते हैं, शमशान भूमि जहां पे लाशों को जलाया जाता है, वो भी क्या है, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो सकता है कि समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, समुदाय के सभी सदस्यों के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, सामाजिक सहयोग और साझेदारी का आधार है। ठीक है, अब मान लीजिए कि स्कूल आप लोग जाते हैं, तो वो सामुदायिक संसाधन है कि नहीं, जहां पे सभी लोग जाते हैं, क्या केवल निजी व्यक्ति जाते हैं, जो सरकार द्वारा, जो सरकार के अधीन होता है, समझ रहे हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, चारण भूमि। देखते हैं कि कहीं कहीं गांव में देखेंगे कि एक पशुओं को चराने के लिए एक चरगाह बनाया जाता है, यानी चारण भूमि। क्या उस पर केवल एक ही आदमी अपने पशुओं को लेके जाता है, तो नहीं, सभी लोग लेके जाते हैं। दूसरा शमशान भूमि, क्या कोई शमशान भूमि है, कोई शमशान स्थल है, क्या केवल एक ही आदमी वहां पे जाके जलते हैं, नहीं, वहां पे सभी लोग जाके वहां पे उसका उपयोग कर सकते हैं। गांव के तालाब समझते हैं, जिसमें सब कोई का क्या होता है, सामुदायिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सार्वजनिक पार्क, ये नगरों में देखा जाता है। सार्वजनिक पार्क कहाँ देखा जाता है, नगरों में देखा जाता है। और पिकनिक स्थल कहाँ देखा जाता है, नगरों में, शहरों में देखा जाता है। तो आप देखिए, पार्क में आप जाते हैं तो क्या आपको रोक दिया जाता है, नहीं रोका जाए, क्योंकि वो सामुदायिक क्या है, संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है उसका, इसीलिए नहीं रोका जाता है आप लोगों का। तो कोई दिक्कत, सामुदायिक संसाधन समझ में आया, जिसपे क्या किसी भी समुदाय का उस पर क्या हो, अधिकार हो। ठीक है, व्यक्तिगत समझ में आया, व्यक्तिगत संसाधन जिसमें क्या किसी खास व्यक्ति या किसी खास आदमी का क्या उस पर अधिकार हो, वो कौन सा है, व्यक्तिगत संसाधन। कोई दिक्कत नहीं ना।
आगे बढ़े हम लोग। अब ध्यान समझिएगा, अब हम लोग एक पढ़ रहे हैं, ये भी स्वामित्व के आधार पर है। कौन सा? तो राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन से? तो पहला क्या पढ़ा है आप लोगों को? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत? अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या है। कानूनी तौर पर, ठीक है, किसी राष्ट्र के राजनीतिक सीमाओं के भीतर उपलब्ध सभी संसाधन उस राष्ट्र के होते हैं। सरकार इनके प्रबंधन उपयोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए कि हमारा भारत देश है, ठीक है, ये हमारा भारत देश है, ठीक है। अब इसमें जितनी एक सीमा है कि नहीं, कि भारत का क्षेत्रफल ये है, इस सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसपे किसका अधिकार होता है? तो उस देश का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? उस देश। ये भारत का है तो भारत का अधिकार होगा, होगा कि नहीं? यानी कानूनी तौर पर किसका अधिकार होगा? इसमें राष्ट्र का अधिकार होगा। इसलिए इसे कैसे, कौन सा संसाधन बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन के बारे में थोड़ा सा आप लोग, मैंने आप समझ में आए ना कि सब चीज देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं जिसपे सरकार का क्या है? अधिकार है। अगर सरकार कोई रोड या कोई चीज पास कर रही है, अगर किसी का अगर जमीन आ रहा है तो उसके लिए वो सरकार उसका उपयोग कर सकती है, ठीक है कि नहीं? उसके लिए वो एवज में कुछ पैसे देती हैं, पर उसका क्या कर सकती हैं? इस्तेमाल कर सकती हैं। तो क्या अब आया समझ में कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है? जिसपे किसका अधिकार हो? राष्ट्र का अधिकार हो। अब ध्यान समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसमें अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा होता है। इसका नियंत्रण किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। किसी भी देश के तट पर समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर पूरे खुले महासागर क्षेत्र में संदर्भित करता है। अब मान लीजिए कि 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? यानी कोई समुद्री क्षेत्र है तो उसके 200 किलोमीटर तक उस, अगर वो जो देश है उसका अधिकार रहेगा। बाकी उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संस्था उसका अधिकार को रोक देगी, बोलेगी कि नहीं आपका कितना है? 200, ठीक है। तब भारत के लिए कितना है? तो 200 नॉटिकल। कितना है? 200 नॉटिकल, यानी समुद्री दूरी को नॉटिकल से मापा जाता है, ठीक है। किससे मापा जाता है? नॉटिकल से मापा जाता है। आप ध्यान समझिएगा, अब आया समझ में? यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसके ऊपर कौन सी संस्था काम करती है? अंतरराष्ट्रीय संस्था काम करती है और उस क्षेत्र को रोकती है कि उसके आगे आपका नहीं है, अगर है तो क्या है। ये सब कौन करती है? अंतरराष्ट्रीय संस्था। आप ध्यान से समझिएगा, इसमें एक चीज और पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय संस्थान के बारे में, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यानी 200 किलोमीटर दूरी के बाद के जो क्षेत्र होते हैं उसी को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब आया समझ में? यानी 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो कौन से क्या कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? जिसपे किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत एक और चीज पढ़ना है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ये क्या है? तो 200 किलोमीटर दूरी के बाद, समुद्री तट से 200 किलोमीटर दूरी के बाद का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। कोई दिक्कत? तो हमने स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार पर है? 4। कौन कौन से? हाँ, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन जब लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जोड़ना है, लिखना इसको ही है, पर जोड़ इसको, हाँ, क्योंकि उसको थोड़ा विस्तार मिल सकता है, एक रूपरेखा मिल जाएगा। कोई दिक्कत?